Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today, in the newspaper session, we will be covering the newspaper for 26th of October. And first of all, we are talking about clean air and how it is linked to the problem of harvesting paddy and the stubble burning in Punjab and Haryana. So basically, in these months only, the farm fires takes place where जो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर्स के द्वारा स्टबल पीछे छोड़ दिया जाता है क्योंकि टाइम कम होता है नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सीजन के लिए, तो फार्मर्स सबसे इजीएस्ट तरीका जो कि उसको जलाना होता है वो कंसिडर करते हैं। एंड पर्टिकुलरली इन नवंबर जब विंड की जो स्पीड होती है वो लो होती है, जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स जो हैं दे बेसिकली फॉर्म अ ट्रैप क्लोज टू द ग्राउंड। सो सीजनल स्पाइक देखने को मिलता है हमें एयर पोल्यूशन में एवरी ईयर, जहाँ पे क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग से आने वाला फैक्टर्स साथ साथ व्हीकलर एमिशंस एंड कंस्ट्रक्शन डस्ट तीनों मिल जाते हैं, PM2.5 एंड PM10 मेजरली देखने को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे इंटरवेंशन करते हैं, उन्होंने भी मेजर सजेस्ट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पंजाब एंड हरियाणा के एरियाज में क्रॉप को डाइवर्सिफाई करेंगे, ऑल्टरनेटिव्स को यूज करेंगे, जैसे कि अभी अभी ज्यादातर हम देखते हैं कि वाटर इंटेंसिव पैडी को प्रेफरेंस मिलती है, बट अगर हम डाइवर्सिफाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ऑयल सीड्स या फिर दूसरे हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की तरफ अगर हम जाना चाहें, तो क्या स्टबल को हम मैनेज कर सकते हैं, वो एक क्वेश्चन उठता है। इसके साथ साथ जो मशीन्स अवेलेबल है, जिस तरीके के मशीन्स अवेलेबल है, वो भी एक कोर रीजन है कि स्टबल पीछे रह जाता है और फिर उसको फार्मर्स को जलाना पड़ता है। तो क्या हम हमारी मैकेनाइज्ड प्रोडक्ट्स जो हमें इक्विपमेंट जो हमें अवेलेबल है इन दी मार्केट, क्या उसको भी हम पर्सनलाइज कर सकते हैं? कौन सी कंपनीज का रोल हो सकता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उसमें हो सकता है। इसके साथ साथ स्टबल बर्निंग के टाइम पे उसको कलेक्ट करना, स्टोर करना एंड देन ट्रांसपोर्ट करना टू दी फैक्ट्रीज जहाँ पे उस स्टबल को यूज किया जा सकेगा, वो एक बहुत ही कॉस्टली इवेंट हो जाता है फॉर द फार्मर्स। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि फार्मर्स को भी हेल्प मिले कि वो इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर पाए। एंड ओवरऑल जो एनवायरमेंटली हार्मफुल प्रैक्टिसेस है जैसे कि स्टबल बर्निंग, उसके ऊपर भी उनकी डिपेंडेंसी कम हो पाए। अगर हम मैनुअली हार्वेस्टिंग पैडी, बेसिकली अगर मैनुअल लेबर को हम यूज करते हैं, बर्निंग की जगह हम प्लांट्स को रूट्स के पास से अगर कट करें, तो जो रेसिड्यू है वो उतना नहीं बचेगा, बट वो इतना लेबर इंटेंसिव वर्क हो जाता है कि उसकी एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी पूरी तरीके से कम हो जाएगी। तो 3 से 4 चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। इसके साथ इम्पोर्टेंट आर्टिकल 21 है जो कि अंडरलाइन करता है कि हर इंसान को राइट है टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। ऑल्सो स्टबल बर्निंग की वजह से 5 to 30% ऑफ द एनसीआर पोल्यूशन लोड इज देयर। तो 5 to 30% जो रोल है वो स्टबल बर्निंग का ही होता है सीजनल एयर पोल्यूशन स्पाइक के अंदर, जिसके लिए इंडिया में ग्रैप जैसे इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क को बैन किया जाता है, ऑड एंड इवन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि सीजनल स्पाइक के साथ हम डील भी कर सकें। एंड इसके साथ साथ क्योंकि दिवाली भी इसी टाइम पे आती है, तो वो एक बिहेवियरल चेंज के लिए भी इम्पोर्टेंस हाईलाइट करता है कि कितना ज्यादा जरूरी है, ना कि सिर्फ दिल्ली के अंदर क्रैकर्स बैन होना, बट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया एक इको फ्रेंडली थीम ऑफ दिवाली को प्रमोट करना। देन नेक्स्ट इज रिगार्डिंग ब्रिक्स। ऑल द ब्रिक्स इज अ स्टेज। तो जो ग्लोबल समिट्स होते हैं वो एक तरीके से स्टेज है फॉर द डिफरेंट countries to perform diplomacy and politics for domestic and international audiences. तो बेसिकली ये जो ग्लोबल गैदरिंग्स हैं जहाँ पे मेंबर कंट्रीज आती हैं, प्रोजेक्ट्स प्लान करती हैं, सॉलिडारिटी शोकेस करती हैं, जो कि दोनों को इम्पैक्ट करता है, डोमेस्टिक फ्रंट पे भी एंड इंटरनेशनल फ्रंट पे भी। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स की बात की जा रही है कि कैसे पब्लिक परफॉर्मेंस का एक पार्ट है वो।
एंड यूनिटी को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, बट यहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न बायस, पर्टिकुलरली यूएस को लेके। बट डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग की बात की जा रही है, जैसे कि ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं वो ऐसे समिट को यूज करती हैं अपनी पॉलिसीज को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कि वर्ल्ड को मल्टीपोलर होना चाहिए। हर नेशन का एक स्टैंस है एंड वो अपने स्टैंस को कन्वे करता है, डिफरेंट इश्यूज को हाईलाइट किया जाता है, जैसे कि सैंक्शंस अगर लग रही है किसी पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो क्वेश्चन उठते हैं, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट को कैसे हम बैलेंस करके चल सकते हैं। तो ये सारे इम्पैक्ट दोनों ही डोमेस्टिक लेवल पे भी एंड इंटरनेशनल लेवल पे भी इम्पैक्ट करते हैं। ब्रिक्स को भी बोला जा रहा है कि एक तरीके से क्या ब्रिक्स को हम एज एन ऑल्टरनेटिव टू द वेस्टर्न डोमिनेटेड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं आगे आने वाले टाइम में, क्या वो उस लेवल पे वर्क कर सकता है। सो वही रोल यहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा है कि कैसे ब्रिक्स जो है पावर को बैलेंस करने में एक रोल प्ले कर रहा है ऑन द ग्लोबल स्टेज। ब्रिक्स की कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली बोल सकते हैं ब्रिक्स के थ्रू हम ग्लोबल साउथ की भी वॉइस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग श्रिंकिंग पॉकेट्स। मिडिल इनकम हाउस होल्ड की जो स्पेंडिंग रिड्यूस हो रही है वो एक मेजर कंसर्न है यहाँ पे। क्यों हो रही है? ये जो मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं, ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि कंजम्पशन में मेजर रोल इन्हीं का ही होता है। इसेंशियल गुड्स हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, डिफरेंट आइटम हैं, उन पे स्पेंड करते हैं एंड कंजम्पशन बढ़ जाता है जब उनको स्टेबल सैलरी मिलती है, स्टेबल उनकी इनकम होती है। बट रीसेंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि जो स्पेंडिंग है वो कम हुई है। ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वहां पे डिमांड रिड्यूस हुई है डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो हाउसिंग हो, कंज्यूमर गुड्स हो। सो अगर डिमांड कम है उसकी वजह से प्रोडक्शन पे भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज पे इम्पैक्ट पड़ता है, एंड देन ओवरऑल जो जीडीपी है उसके ऊपर पोटेंशियली इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक तो इन्फ्लेशन है, परसिस्टेंट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, परचेजिंग पावर जो है इन हाउस होल्ड्स की वो कम हो जाती है। इसके साथ साथ सेविंग्स लेस है, जिसकी वजह से डायरेक्टली स्पेंडिंग भी कम हो जाती है, कॉशियस हो जाती है। तो सप्लाई साइड इशू भी क्रिएट होते हैं, जैसे कि वेदर डिसरप्शन है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। सो ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो रेट है वो परसिस्टेंटली हाई है। सो मानसी यहाँ पे गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले सकती है इस इन्फ्लेशन को एड्रेस करने के लिए एंड यहाँ बेसिकली पे कॉन्फिडेंस को मेजर्स तो रिस्टोर करने के लिए? लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, बट यहाँ पे हम रूट कॉज जैसे देख रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड या जो डिमांड साइड फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो जैसे कीवर्ड यहाँ लिखा है कि premiumization and polarization majorly impacting the middle income households, so that is why they are curtailing their expenditures। and इसका एक हम फैक्टर ये भी बोल सकते हैं कि the losses, क्योंकि वहां पे भी हम देख रहे हैं मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स का लार्जर पार्टिसिपेशन है व्हेन इट कम्स टू द कैपिटल मार्केट, एंड वी हैव सीन कि मेजरली या 90% तो जो इन्वेस्टर्स है, ट्रेडर्स है, दे आर सफरिंग लॉसेस। और स्पेसिफिकली शेयर उनका ज्यादा है जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपीज है। सो दिस इज डायरेक्टली इम्पैक्टिंग, ऑब्वियसली अगर लॉस होगा तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस होगी। सो प्रीमियमाइजेशन और पोलराइजेशन एक दूसरा फैक्टर है। एंड बट अगेन जो वेल्दी ऑफ है दे आर कॉन्टिन्यूइंग टू स्पेंड। सो एक तरीके से इसकी वजह से इनकम इनक्वालिटी भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी। हम्म। एंड फूड इन्फ्लेशन है ही तो इट इज directly impacting the real incomes, limiting the capacity of households to diversify their expenditures, and food inflation should hopefully soften. So in terms of curtailing the food inflation, particularly abhi to we are seeing that prices are going up, so that is again seasonal in nature because of the festival season also. And in terms of like the cereals prices going up, food and vegetable prices are also increasing, so that is because of again the supply side factors. There was less sowing seen, and then impacts of the climate change. So that is another thing. So
in terms of solution, when it comes to food inflation, we are talking about that both monetary policy and fiscal policy's role is very, very important. Of late, we were seeing that we were covering the news and updates related to the Monetary Policy Committee and the recent meeting. So status quo has been maintained. RBI governor is stating that if we start reducing the repo rate or the policy rate, then it will lead to more increase in liquidity in the economy. And if there will be more money supply in the economy, it will be leading to more inflation. So until we are very, very close to or we achieve our target of 4% of inflation rate, only then the RBI would be beginning with the rate cut cycle as per the expectations also. तो बेसिकली डिमांड कम हो रही है जिसकी वजह से सप्लाई साइड पे भी इम्पैक्ट आ रहा है. Then Indian manufacturing sector, 93% of the Indian manufacturers are embracing Industry 5.0, जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ड्राइव करेगा एंड रेवेन्यूज को बूस्ट करेगा. सो इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है इन दी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. सीमेंट एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, वहां पे देखा जा रहा है इन्वेस्टमेंट. इसके साथ साथ कंज्यूमर्स की विलिंगनेस फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स. सो अगर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं तो एक मेजर थीम आपके अकॉर्डिंग क्या है, किस डायरेक्शन में जा रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? This is symbiotic relationship between humans and advanced technologies, जैसे AI, robotics, IoT. So this is what will be defining or deciding the Industry 5.0. इसमें जो 4 और 5 में वो फर्क है, बोलता है ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, क्लाउड कनेक्टिविटी हो गया, IoT हो गया, सब चीज़ हो गया. लेकिन 5.0 में क्या है कि रोबोट ह्यूमन के जो माइंड है, फॉर एग्जांपल न्यूरल लिंक, तो ये 5.0 में आ जाएगा. न्यूरल लिंक को यूज़ करते हुए कैसे हम ह्यूमन मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. रोबोटिक्स हो गया, तो इसको जो कनेक्टिविटी है ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का, वो 5.0 है. तो ये दोनों में फर्क है. We can also say कि ethical usage would also be one of the elements. Because एक तरीके से symbiotic relationship तो inter relationship है, दोनों एक दूसरे के ऊपर dependent है. तो in terms of enhancing the efficiency and the productivity, that is one form of symbiotic relationship. तो टेक्नोलॉजी साथ में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना एंड इंक्लूसिव बनाना द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. Next is regarding biotechnology experiments in space station, ISRO and Department of Biotechnology. So BIOE3, Biotechnology for Economy, Environment and Employment Policy, जो कि एम करता है टू स्टिमुलेट बायो मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पहली बात है, when we are talking about deep space exploration, उसके लिए we need certain kind of a बायो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. फॉर एग्जांपल प्लांट रिसर्च कैसे कर सकते हैं, प्लांट कैसे आप ग्रो कर सकते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर में. अगर किसी को चोट लगा तो हेल्थ सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. और भी एरियाज फॉर मेडिसिन हो गया, रीजनरेटिव मेडिसिन, बायोथेरेप्यूटिक्स हो गया, बायो बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल स्पेस में कैसे कर सकते हैं. कौन सा बैक्टीरिया फंगस यूज़ कर सकते हैं कि खाना बन सके, मीथेन से बना सकते हैं. जैसे एक हम लोग आर्टिकल बहुत पहले लिए थे कि हाउ द एस्ट्रॉइड कैन बी यूज्ड टू मेक फूड फॉर द एस्ट्रोनॉट या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन. तो उसके लिए बायो चाहिए, तो वो उसमें भी कैसे यूज. तो इसलिए ओवरऑल जो बायो एक्सपेरिमेंट है ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए DBT और इसरो ने ये किया है. Also major concern, 84 lakh workers erased from Manrega roles in 6 months. तो उनके जो नेम्स थे वो डिलीट हो गए प्रोग्राम से, बाद में उनको पता चला. एंड वैसे ही 45 लाख न्यू वर्कर्स वर एडेड. सो हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स था ये कि किसी भी ऐसे स्कीम से डिलीट किया गया, जो डिलीट हो गया.
तो इसमें बात हो रहा है आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का, हम्म कि आधार को कैसे इंटीग्रेट करेंगे विद द मनरेगा कार्ड। तो उसमें हो सकता है बहुत सारे जो वर्कर हैं वो एक तरह से बोगस वर्कर हैं, लेकिन उसमें कुछ वर्कर ऐसे भी हैं जिनको गलती से डिलीट कर दिया गया। तो ये थोड़ा टेक्निकल इशू जो आता है, क्योंकि आधार मस्ट बी लिंक टू द जॉब, द नेम ऑफ द आधार मस्ट मैच द नेम ऑफ द जॉब कार्ड, और मैप किया जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई के द्वारा। बैंक अकाउंट शुड ऑल्सो बी हाँ, सीडेड विद द आधार कार्ड। कभी कभी क्या होता है, होता नहीं है ऐसा, माइग्रेशन होता है, नाम चेंज करते हैं तो इशू आता है। ये लिखा हुआ था ना इसमें कि एन ऑनगोइंग स्टडी 15% ऑफ दीज डिलीशन वेर रॉन्गफुल। गलती से मतलब गलती से हो गया, कुछ कारण से हो गया, टेक्निकल इशू था वही। हम्म। तो इसके लिए ऑन ग्राउंड पे रिव्यूज होने चाहिए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और स्ट्रेंथन होना चाहिए, ताकि जो जेन्युइन वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। ऑल्सो वी टॉक अबाउट सोशल ऑडिट्स, तो केरला का मॉडल की हम बात करते हैं पर्टिकुलरली एमजी नरेगा में, तो दैट हैज बीन हम्म सक्सेसफुल। अनएस्पायरिंग मिलियंस, मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन को जो वरी करते हैं इंडिया के मिडिल एंड लोअर इनकम ग्रुप्स को स्पेशली, जैसे रिवर्स माइग्रेशन है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को लेके कंसर्न है, टू व्हीलर सेल्स के ऊपर फोकस है। तो कैसे इंडियंस का कॉन्फिडेंस इंक्रीज किया जा सकता है फॉर द फ्यूचर? कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है इन अपवर्ड इकोनॉमिक मोबिलिटी। क्या रीजन हो सकते हैं उसके लिए? मेजर रीजन तो यही है कि इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली हाई है, जो कि हमने फूड इन्फ्लेशन में भी रीजन देखा। इसके साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो स्किल्स है हमारी, क्या वो मैच कर रही हैं, उनके बीच में गैप है कि नहीं है। इसके अलावा जो अर्बन एंड रूरल एरियाज के बीच में डिस्पैरिटी है, जो गैप है दोनों के बीच में, उसको कैसे हम ब्रिज करेंगे। तो यहाँ पे जो एनिमल स्पिरिट की बात हो रही है, एनिमल स्पिरिट यहाँ पे बेसिकली किस में बोल रही है एनएस कि में बात करें, कैसे जो अब जॉब क्रिएशन हो रहा है उसके के लिए आपको ग्रिट चाहिए, कि पैसा हम्म कमाना है, आपको सक्सेसफुल लेना है, सक्सेसफुल होना है, वो एनिमल स्पिरिट हो गया। हम्म So जो term है animal spirits, this was coined by John Maynard Keynes. He's a very famous economist और उनकी book भी है famous, which is The General Theory of Employment, Interest and Money. तो वहाँ पे वो डिस्क्राइब करते हैं कि जब हम लेबर कॉन्फिडेंस या ह्यूमन कॉन्फिडेंस, जो सर्वे भी है डिसाइड करता है कि कॉन्फिडेंस कैसे वेरी हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स क्या है, मतलब एज अ कंज्यूमर की कैसे इंस्टिंक्ट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, आपके इमोशन क्या है, इवन what are your future expectations about the inflation rate. So it is all related to the human behavior in terms of, again, consumer confidence, specifically in terms of economy. एंड ऑल्सो जो रेवरी कल्चर है उसके ऊपर भी इसने क्वेश्चन उठाए कि क्या उससे अगर इन लोग सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, डज इट रिफ्लेक्ट दैट इट इज द डेथ ऑफ एस्पिरेशन, या वो उसका भी ग्राउंड लेवल पे होना जरूरी है फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शन। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग कंसर्न्स अबाउट यूएस वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर आर वैलिड। जो रिफॉर्म्स हैं बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, दे शुड नॉट बी जियोपॉलिटिकली एम्बिशियस। जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर की यहाँ बात हो रही है, तो वी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट डी डॉलराइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रूपी। बट चैलेंज, अगर जब हम मल्टीलेटरल बैंक्स रिफॉर्म्स की भी बात करते हैं, तो वहां पे भी ये पॉइंट आता है, डॉलर वेपनाइजेशन। बट चैलेंज इज कि देर इज लैक ऑफ एन ऑल्टरनेटिव करेंसी। जितना डॉलर को ग्लोबली इट इज सीन टू बी एक्सेप्टेबल, ऐसी कोई और करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वो मेन चैलेंज है। आप रिफॉर्म करने की बात तो करते हो, बट कैसे रिफॉर्म करोगे जब आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। हम्म तो जैसे ब्रिक्स करेंसी की भी बनाने की बात की जा रही है, सिमिलरली ये भी इसी डायरेक्शन में स्टेप है, बट इट विल टेक अगेन वेरी लॉन्ग टाइम टू
make it globally acceptable for the usage. इसमें हम बस ये देख सकते हैं कि बॉलीवुड के थ्रू क्या हम एक लाइफ ऑफ बहुत एलीट। इम्पोर्टेंट है उतना आता रियलिटी weight loss drug can also reduce the risk of Alzheimer it is न्यूरो डिजीज बोल सकते हैं, भूलने का आदत है, बाकी एज के अनुसार आता है। ओजम्पिक और वीगो एक तरह के वेट लॉस ड्रग है, तो ये स्टडी चल रहा है इसमें बस। तो इसमें ऐसा नहीं बेसिकली वो डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए है, बट उसका एक साइड इफेक्ट वेट लॉस है, इसलिए लोग उसको वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि बहुत शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम पीरियड में बहुत लार्ज अमाउंट में आपका वेट कम हो जाता है, तो वो भी हेल्थ कंसर्न्स रेज करता है। एक और एंड दिस इम्पोर्ट हाँ यूज किया जा रहा है वो मेटफॉर्मिन है। ये भी देखा गया कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, मतलब जो डायबिटिक पीपल है दे कंज्यूम द मेडिसिन, तो उसमें मेटफॉर्मिन होता है। एंड मेटफॉर्मिन कंजम्पशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखे गए इन टर्म्स ऑफ नॉट जस्ट डीलिंग विद डायबिटीज बट बाकी हेल्थ कंसर्न्स में कि यू लिव मच लॉन्गर लाइफ, कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी देखने को मिले हैं, रिपोर्ट्स आई हैं। तो यहाँ पे जैसे GLP-1 ड्रग्स लिखा हुआ है, so it is stating कि it can delay and reduce the dementia symptoms in the diabetic patients, but this is not again a solution for preventing or for treatment. why the protected areas are seeing faster biodiversity decline? तो जो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड जोन है वहीं पे हमें और फास्ट रेट पे बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लैंड यूज पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज साथ में हो रहा है। इसके अलावा क्या हमारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सफिशिएंट है, सस्टेनेबल है? सो यहाँ पे इंडिया का ये एग्जांपल लिया जा रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी एरियाज है, स्पेशली इन द प्रोटेक्टेड एरियाज, कैसे वहां पे हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एंड क्लाइमेट रिलेटेड फैक्टर्स भी हैं। तो ये हाईलाइट करता है कि बेटर कंजर्वेशन पॉलिसीज की हमें जरूरत है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग की जरूरत है, ग्राउंड लेवल पे जो कम्युनिटीज हैं, जो ट्राइब्स हैं, लोकल्स हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, ताकि इस बायोडाइवर्सिटी लॉस को भी हम स्लो डाउन कर पाए एंड इवेंचुअली फेज आउट कर पाए। यहाँ पे जैसे एक रीजन लिखा है कि प्रोटेक्टेड एरियाज में ही डिक्लाइन हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है डिस्पाइट दे आर प्रोटेक्टेड एरियाज। तो उसमें हमारा सिलेक्टिव अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, की वी टॉक अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज एंड वी आर नॉट हैविंग द अप्रोच की वी विल बी प्रोटेक्ट द होल इकोसिस्टम विच इज एग्जिस्टिंग देयर, so that is not a priority. एंड इसके साथ साथ प्रोटेक्टेड रीजन्स में तो हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात करते ही हैं, बट उनके आसपास के जो नॉन प्रोटेक्टेड रीजन है वहां पे भी हमें उस प्रेशर को हैंडल करना होगा, ताकि एक ओवरऑल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जा सके। देन COP15 भी यहाँ पे हाईलाइट किया है 13 to 30। 13 to 30 कमिटमेंट किया है, तो put at तो least लैंड 30% of the world's lands and oceans under conservation by 2030. Yes. The next is regarding the right to die with dignity. Laws क्या withhold कर रहे हैं, and about regarding withdrawing of life support in the case of ill patients, terminally ill patients. So क्या ethical debate है उसके regarding euthanasia and the right to die with dignity को लेके? बहुत सारे जजमेंट आए हैं ओवर द टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि पूरा प्रोसेस इवॉल्व हुआ है इस टॉपिक के अराउंड। राइट टू लाइफ 2011 में हमने देखा, 2018 में भी हमने केस देखा जिसमें अलाउ कर दिया गया था पैसिव एथनेशिया को, बट 2030 में भी और फर्दर क्लैरिफिकेशन आए हैं रिगार्डिंग द लिविंग विल्स। सो लिविंग विल जो है वो अलाउ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को कि वो अपनी हेल्थ केयर विशेस को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं एंड टर्मिनेट कर सकते हैं अपनी इलनेस को उस सिनेरियो में, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि ही और शी इज हैविंग द राइट टू डाई विद डिग्निटी।
एंड वही एथिकल, उसी के एथनेशिया के अराउंड जो एथिकल क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो ये आर्टिकल बेसिकली हाईलाइट कर रहा है। और कुछ स्पेसिफिक आप इसमें हाईलाइट करना चाहोगे? सो क्या मेडिकल प्रोसीजर होता है विड्रॉ करने के लिए या विदहोल्ड करने के लिए? क्या गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है? हॉस्पिटल एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड कंस्टिट्यूट करता है, एसेस करते हैं पहले पेशेंट की कंडीशन को, फिर रिकमेंड करते हैं। जैसे रिसेंटली अभी गाइडलाइंस इशू की गई हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 2018 and 2023. So firstly, India allows passive euthanasia. We don't allow active euthanasia. And this is again an intrinsic fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution. So the guidelines, there are two major provisions under it. First is setting up of primary and secondary medical boards at the level of hospital. So it will determine when further medical treatment may not be beneficial to terminally ill patient. And second provision is nomination of doctors by district chief medical officer CMO and equivalent to the hospital level secondary medical boards पे. So they will confirm and reject जो opinion होगा primary medical boards का. तो इंडिया में we don't have as of now any dedicated legislation on similar lines for life sustaining treatments. Article 21. Then next is regarding the thickness, the thickness of shoes for the track and field athletes. तो 20 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वो, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं फेयरनेस मेंटेन नहीं हो पाएगा एंड उनकी स्पीड इंक्रीज करने में, फिटीगनेस को कम रखने में वो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं। तो 20 mm स्टैंडर्ड सेट किया गया है कि वही अब उससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते टू मेंटेन द फेयरनेस एंड कॉम्पिटिटिवनेस इन द track and field athletes. Next is regarding why Germany needs Indian workforce. कहीं ना कहीं एजिंग पॉपुलेशन है, इसके साथ स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज है इन दी प्राइमरीली इन दी सेक्टर्स जैसे कि आईटी, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे इंडियन वर्कफोर्स की टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपर्टीज काम आ सकती हैं। यंग स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है उनको। इसके साथ इंडिया के भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो अडेप्ट कर पाते हैं वहाँ के कल्चर से, एक्सपीरियंस के साथ, डाइवर्स एनवायरनमेंट में, जो कि इजी बनाता है इंटीग्रेट करना उनको भी जर्मन वर्क प्लेसेस में। सो इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेटिव आइडियाज लेके आना। सो यही कुछ मेजर रीजन है कि क्यों जर्मनी में जरूरत है ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स एंड इंडियन यूथ को भी इससे कैसे फायदा हो सकता है। औशिक, आप यहाँ पे हाईलाइट करना चाहोगे इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के बारे में? मानसी, यहाँ पे हम बस इस एलिमेंट की बात कर सकते हैं इसी लाइंस पे जो ये आर्टिकल बोल रहा है कि इंडिया, जब हम बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड एडवांटेज हमारे खुद के लिए भी है, बट व्हेन वी आर सीइंग कि इन डिफरेंट कंट्रीज जैसे इटली हो गया, जापान हो गया, इवन जापान के कॉन्टेक्स्ट में भी हमने सिमिलर बात करी है, तो वहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन एक चैलेंज है, तो उसमें भी इंडिया का कैसे इंपॉर्टेंट रोल है पर्टिकुलरली इन दिस स्फीयर कि इंडियन डायस्पोरा कैन हेल्प, एंड प्लस इंडिया को क्या एडवांटेज होगा, तो विल बी अगेन वी माइट सी मोर इंक्रीज इन आवर रेमिटेंसेस इनफ्लो विद दिस। तो इसके अलावा वहाँ की अगेन इकोनॉमी में भी, पॉलिटी में भी जैसे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूशन या ज्यादा रोल इंक्रीज हो सकता है ऑफ इंडियन डायस्पोरा। एंड ऑल्सो जर्मन लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी वो भी सर हेल्प कि करेगा। जर्मनी वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ द बिगेस्ट जायंट है अपार्ट फ्रॉम चाइना। बिग कंपनी सब जर्मन कंपनीज हैं। ऑटोमोबाइल्स में ऑटो पर्टिकुलर। ऑटोमोबाइल्स में बाकी जब बॉश हो गया, मतलब होम अप्लायंसेस हो गया, बाकी सब में भी। तो इंडिया को हमेशा लगता है कि अ, जर्मनी को हमेशा इंडिया से क्या मिल सकता है और इंडिया क्या ले सकता है। तो इंडिया हमें चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जर्मनी के साथ। लेकिन जर्मनी का प्रॉब्लम है कि वो एक तरह से यूएस के इन्फ्लुएंस के अंदर है।
तो दिक्कत होती है। एंड इंडिया के अंदर इसके साथ साथ स्टेम ग्रेजुएट्स का नंबर भी हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा है, सो वो भी इंडिया को हेल्प करता है। हम्म देन स्टेट लेवल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड, सो एमएसएमई आईटी इंडस्ट्री, बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, ग्रीन बिल्डिंग के लिए ऑडिटिंग भी की जाती है। सो अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं हम इसके थ्रू बढ़ा सकते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन एफर्ट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, इंडस्ट्रीज में कैसे एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजीज वो अडॉप्ट कर सकते हैं। सो उसको मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करता है, क्योंकि अवार्ड अवार्ड। मनी भी मिलता है ऑफ 2 लाख। देन एंटी डिफेक्शन लॉ, तो हाउ एंटी डिफेक्शन, शार्पनिंग। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विथ रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उसका इंटीग्रिटी 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था टू एड्रेस द रैम्पेड पार्टी स्विचिंग बाय द लेजिस्लेचर। फिर 52 52 अमेंडमेंट एक्ट था। तो इसमें बात हुआ कि अलग अलग इशू क्या है, क्योंकि लोग ज्वाइन करते हैं पार्टी फिर छोड़ लेते हैं, इलेक्शन के बाद चेंज कर देते हैं, तो उसको कर्व करने के लिए किया गया था। लेकिन डिफेक्शन के अंदर में प्रॉब्लम क्या है कि जो रोल ऑफ स्पीकर है वो हाई है। तो इसमें बोला जाता है कि स्पीकर की जगह जगह गवर्नर, इवन प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट इलेक्शन कमीशन। स्पीकर का या फिर स्पीकर का रोल विथ रिगार्ड टू डिफेक्शन शुड बी इन टाइम लिमिट, टाइम लाइन के अनुसार होना चाहिए। दूसरा, बाद में जो चेंजेस लाया गया था 91 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, जिसमें 2/3 ऑफ द पार्टी मेंबर अगर मर्जर कर रहे हैं नया पार्टी में तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो अलग अलग इशू। फिर दूसरा, पार्टी विप। अब हर जब भी बात होता है फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में, कि आपको आना है और को वोट देना है, तो एक तरह से इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इफेक्ट होता है। क्योंकि हर एक चीज पार्टी विप अगर डायरेक्शन इशू कर रहे हैं टू द पार्टी वर्कर, तो डिबेट क्या हो सकता है? डिबेट नहीं हो सकता। दैट इज वाई उसमें बात होता है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। और कुछ कुछ केसेस में बोला जाता है कि पार्टी विप को उसी समय करना चाहिए जिस समय उनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है इट इज ऑन स्टेक। जो नॉर्मल बिल प्रोसीजर हो गया बाकी सब, उसमें जरूरत नहीं करने की। तो अमेंडमेंट में क्या हो सकता है? टू की अमेंडमेंट आर प्रपोज्ड। पहली बात है टाइम फ्रेम। अब ऐसा नहीं कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए और 6 महीना डिस्क्वालीफाई, अब टाइम ही फ्रेम नहीं है। तो चेयरमैन और स्पीकर, चेयरमैन हो गया राज्यसभा, स्पीकर हो गए लोकसभा के लिए, दोनों के लिए टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। 4 वीक टाइमलाइन एक हो सकता है इसके अंदर में। और टाइमली रेजोल्यूशन हो गया। सेकंड, पब्लिक नोटिस ऑफ पार्टी विप्स। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पार्टी वर्कर और पार्टी विप है, दे गिव नोटिस विद इन द पार्टी। तो पब्लिक इशू करना चाहिए विप नोटिस। तो फ्रेमवर्क फॉर द सर्विस टू विप इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर पब्लिकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ऐसे लगेगा कि हाँ ये विप इशू किया गया। तो एक दो आ गया इसमें। दूसरा कि जो रिफॉर्म है इट शुड बी ऑन द चेयरमैन एज वेल, चेयरपर्सन एज वेल एज स्पीकर्स पावर। जैसे अलग अलग हर एक केसेस में लॉ कमीशन रिपोर्ट हो गया। लॉ कमीशन में इंडिया की तरह से 3 ईयर एग्जीक्यूटिव बॉडी 3 साल के लिए बनाया जाता है। और वो डिसाइड करते हैं, वो बात करते हैं जो भी लॉज है इंडिया के अंदर में, उस पर रिव्यू की बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस पे, केस टू केस स्पेसिफिक, और रिकमेंड करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप कुछ कुछ लॉज को आप रिव्यू करें, आप कुछ कुछ लॉ बदले। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया होगा। तो नेशनल कमीशन रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी है। बाकी सब जो है सब उन्होंने डिसीजन किया था कि इंडिया में एंटी डिफेक्शन लॉ शुड बी स्टैंड 10 शेड्यूल के अंदर में आता है। और नीड फॉर पॉलिटिकल विल, ट्रू, कि कोई चाहता नहीं चाहे वो अपोजिशन रहे या फिर गवर्नमेंट में रहे, उनको लगता है कि जो पार्टी कंट्रोल होगा वो शुड बी सुप्रीम। तो एक इशू है इसके अंदर। तो इसमें दो की एस्पेक्ट था, टू प्रपोज अमेंडमेंट और क्या क्या चैलेंजेस है पहले वो। हम्म। इसने यहाँ पे लिखा हुआ ना 255th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया।
इसका मतलब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हर बार 3 साल के लिए बनाया जाता है, लेकिन वो कुछ भी चीज़ के ऊपर भी रिपोर्ट बना सकते हैं। तो हर रिपोर्ट, तो अभी तक मैं 255 रिपोर्ट हो चुका, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मुद्दे पर। हम्म अब लेफ्ट में क्या है, इंडिया मस्ट डेवलप अ ट्रांसपेरेंट कार्बन ट्रेड पॉलिसी। अब COP 29 हम लोग बात किए थे कि कोयोटो प्रोटोकॉल के अंदर में जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म था, CER, कार्बन एमिशन, जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया था, अब वो भी कलेक्ट होते आ रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज के और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज के पास। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि आप कैसे डेवलप कर सकते हैं विथ रिगार्ड टू ट्रेडिंग राइट्स, जिसमें रेगुलेशन ऑफ CER एज वेल एज रिडक्शन ऑफ द क्लेम विथ रिगार्डिंग टू द एमिशन, और हर एक जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे विद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इट शुड बी नॉट बायस। कैसे कर सकते, तो एक चैलेंज है, उसी पर चर्चा होगा COP 29 में। हम्म हमें क्रेडिट, हाउ क्रेडिट कैन बी वेरीफाइड, क्वेश्चन है कैसे पता लगेगा कि वो जो एमिशन के लिए उनको दिया गया था CER, वो जस्ट है। बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर है दैट reportedly lock carbon and be claimed as multinational company traded through so called voluntary carbon market। तो ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है इसमें, अनएथिकल यूज हो गया बोल करके कि आपको, आपने कार्बन एमिशन को कम किया है और कार्बन कैप्चर किया है, तो उससे आपको CER मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे, कौन डिसाइड करेगा, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कैसा रहेगा, कुछ सेबी टाइप सिस्टम रहेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए, और फिर इंडिया में कौन करेगा ये चीज़, अलग से प्लेटफॉर्म रहेगा। तो हर चीज़ पर डिसाइड, मतलब हर चीज़ पर चर्चा हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इंसेंटिव फॉर द जस्ट ट्रांजिशन टू द नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी। ऑल्सो एक एलिमेंट और ये हो सकता है, द टाइमिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जब हम ग्लोबल लेवल की बात करें, जैसे यूरोपियन यूनियन का हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो उसका टाइमिंग और कैसे वो डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा, एक ए एलिमेंट भी हो सकता है। एंड इसमें भी जैसे आप बोल रहे थे कि डिसाइड करना कि एक्चुअली में उन्होंने वो स्टेप उसी सेंस में उसी इंटेंशन से लिया है जो कार्बन रिडक्शन मैकेनिज्म है, या सस्टेनेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से लिया है, तो शॉर्ट टर्म में तो वो बेनिफिट्स शायद दे दे। तो कैसे इंश्योर करेंगे कि वो लॉन्ग टर्म में भी उसी उसी स्पिरिट के साथ वो इन्फोर्स या इम्प्लीमेंटेड रहे, या उसी एक्शन को लिया जाएगा, क्योंकि हाँ। आप वो सर्टिफिकेट भी शॉर्ट टर्म में इशू हो जाएगा इमीडिएट। तो एक वो ट्रैकिंग या मिसमैच भी हो सकता है। यस। नीचे हम्म AGR मॉडल, हाँ, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन ये बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कैसे शेप होता है विद द हेल्प ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन रहेगा, फॉर एग्जांपल कॉलोनियल ओरिजिन और कंपैरेटिव डेवलपमेंट, तो उसमें एक्सट्रैक्टिव रहेगा तो इंस्टीट्यूशन इट विल एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज। अगर वो डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन रहेगा, व्हेन द पावर विल बी डिलिनेटेड टू द पीपल, तब उसमें जो इंक्लूसिविटी है लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन रहेगा। तो गुड इंस्टीट्यूशन, और एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशन। अब गुड इंस्टीट्यूशन में क्वेश्चन उठता है कि फ्लॉज है कि जो गुड इंस्टीट्यूशन, ये पूरा PSI पर्सपेक्टिव हो गया, मतलब पेपर 2, जो यूरो सेंट्रिक है, उनका गुड इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है कि डेमोक्रेसी सही है, और जो सिस्टम है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि हर एक एशियन कंट्री के अंदर में ग्राम पंचायत रहे या डेमोक्रेसी रहे। तो जो गुड इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू देम इट इज यूरो सेंट्रिक पर्सपेक्टिव, डाइवर्स पाथवे हो सकता है ग्रोथ का। दूसरा, इंक्लूसिविटी जो है ये हमेशा इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है। आज के लिए जो इंक्लूसिव इन्वायरमेंट है, हो सकता है कि कल के लिए नहीं होगा। फॉर एग्जांपल LGBTQ 2013 के पहले क्रिमिनलाइज किया गया था बहुत सारे लॉज के अंदर में, तो ऐसा नहीं है। तो इंक्लूसिविटी इज इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, टाइम स्पेसिफिक है। दूसरा कि कॉन्सेप्ट ऑफ अडेप्टिव एफिशिएंसी, इसमें इकोनॉमिक इम्पेरेटिव्स आर मोर कंडक्टिव टू सस्टेन ग्रोथ दैट रिच। तो उसमें बोला है कि जो ग्रोथ है वो तो इंस्टीट्यूशन है ही, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी पर बेसिस पर होगा। फॉर एग्जांपल चाइना यूजेस यूज ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एग्जाम्पलाइज इनेबल डिसेंट्रलाइज पॉलिसीज एक्सपेरिमेंटेशन इन सेवरल रीजन। फॉर एग्जांपल चाइना के अंदर आज भी एक तरह से प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है,
कि आप प्रॉपर्टी खुद से नहीं खरीद सकते, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का इशू है। लेकिन आज भी ग्रोथ हो रहा है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे बोला गया था कि जो इंक्लूसिविटी और डेमोक्रेसी वो होने से ही ग्रोथ हो। तो ये कुछ बोल सकते हैं फ्लॉज है। तो लिखा था फॉल्ट विद द वेस्टर्न डेवलपमेंट। तो वही बात है, गुड इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू हुम, वेस्टर्न कंट्रीज। उसके बाद होता है इंक्लूसिव जो है, जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्लूसिव हो। उसमें हो सकता है कि एक इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट हो, इकोनॉमिक इकोसिस्टम। क्योंकि जो फ्रेमवर्क है वो एक तरह से बोला जाए चाइना को कैसे इंक्लूड करता है, कि चाइना तो एक तरह से एक्सट्रैक्टिव बोला जाएगा बहुत एस्पेक्ट में, डेमोक्रेसी है नहीं, वो भी एक ट्रांसपेरेंट उतना है नहीं, नहीं तब भी इतना ग्रोथ कैसे हो रहा है। फिर तो इसे बोला कि और भी ब्रॉडर पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट रोल, इसको एक्सक्लूड किया है, सिर्फ इंस्टीट्यूशन फोकस किया है। जरूरी नहीं कि इंस्टीट्यूशन पर सिर्फ फोकस करने से बाकी सब होगा। फिर कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन में बात किया गया कि व्हेन द कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन वर क्रिएटेड दे वर डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट वेल्थ एंड स्ट्रक्चर डिपेंडेंसी। उसी कारण एक्सप्लॉयटेशन हुआ कॉलोनीज का। इट अलाइंस विद द डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी है कि एजी फ्रैंक और बाकी जो इम्पोर्टेंट थिंकर है वो बात करते हैं जो कंट्रीज है, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी कंट्रीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन द मेजर कोर कंट्रीज, दैट इज फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज। उसके कारण दे आर डिपेंडेंट ऑन दैम ऑन विथ रिगार्डिंग टू फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एक्सेट्रा। और स्लोली क्या होता है, लॉन्ग टर्म में अंडर डेवलपमेंट होता है। तो जैसे क्रिटिसिज्म बात की हम्म एजीआर में। लद्दाख पेट्रोग्लिफ्स। रॉक। पेट्रोग्लिफ रॉक पेंटिंग है, रॉक कार्विंग है। हाँ। हम्म एक पिक्टोग्राफ होता है, वो रॉक पेंटिंग होता है। हाँ। बेसिकली एक आइडिया या एक लोगो को वो डिपेक्ट करता है एक रॉक के ऊपर। पेट्रोग्लिफ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में, हिमालयाज में, पेनिनसुला प्लाट पार्ट में मिले भी हैं। मेगालिथिक कल्चर हो मेसोलिथिक। गया। हम्म बक हाँ। तो तो हम लोग लद्दाख के बारे में नहीं लिखते, तो हम्म लद्दाख के बारे में लिख सकते हैं इन द मेसोलिथिक पीरियड, कि वहां पर भी स्टोरीज है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेंटिंग होगा, जैसे हम लोग हम्म भीमबेटका की बात करते हैं ना, तो उसमें स्टोरीज डिपिक्ट होता है, हंटिंग, हम्म गैदरिंग, डांस, कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये पेट्रोल भी एक तरह स्टोरी प्रोजेक्ट करते हैं बहुत सारे एस्पेक्ट में। हम्म तो द जॉय ऑफ गिविंग लाफ्टर एंड मेमोरीज। एजेंट्स ऑफ हैप्पीनेस की यहाँ पे बात हो रही है। क्या क्या है एजेंट्स ऑफ हैप्पीनेस? फियर को ओवरकम करना, सोशलाइज करना, फ्रेंड्स बनाना। इसके साथ जो जैसे इकोसिस्टम है इंडिया में फेस्टिवल्स का, वो भी हेल्प करता है। स्टार्टिंग में लिखे गिफ्ट्स डू नॉट हैव टू बी टैंजिबल या होल्ड मटेरियल वैल्यू बिकॉज ऑब्जेक्ट्स पेरिश विद टाइम बट इट इज मेमोरीज दैट स्टे ऑन फॉर लाइफ। तो हम्म इंटैक्ट जैसे लिखा हुआ है, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज उत्तराखंड launched a bird festival in Mussoorie wildlife sanctuary. So जो आपके experiences है, जो memories है, they are going to stay on for longer. Sustainable tourism का भी एक example है bird festival. एंड बेसिकली नॉन कन्वेंशनल टूरिज्म भी जो है उसको भी हम प्रमोट कर सकते हैं। वो भी हमें हेल्प करेगा एक सेंस ऑफ पर्पस, सेंस ऑफ मीनिंग, फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में। Hmm. एंड स्पेसिफिकली माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ केयर करना, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए इन दी फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल। सो ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है इन दी डे टू डे लाइफ। The next is regarding Bhutan. Is Bhutan actually a happy country? So data and emotions दोनों की बात की जा रही है यहाँ पे।
तो डेटा सर्वे होता है ना, GNHI, ग्लोबल कैसे हैप्पीनेस वर्क इंडेक्स। लाइफ बैलेंस करते हैं, हाँ, तो वैसे लिविंग वहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट प्रमोट करते हैं इसको। तो ये देखा गया है, भूटान में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एंड हाँ, फैमिली फॉर्म्स द ग्रेटर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस और ग्रीफ। सो जैसे हम इंडिया में बात करते हैं, लाइक जॉइंट फैमिली टू न्यूक्लियर फैमिली एक ट्रांजिशन हुआ, फिर अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट, वो फिर से रिवर्स बैक हो रहे हैं। मतलब सोशल मीडिया की भी बात आ सकती है, कैसे इट इज हैम्पर्ड द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, बुलिंग या जो मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ। इसमें बोल सकते हैं कि टीवी का भी रोल हो सकता है कि क्या चीजें वो प्रमोट कर रहे हैं। नागालैंड पियानो फेस्टिवल। कुछ पियानो फेस्टिवल है फॉर यूनिफाइंग द पीपल विद ट्यून्स, बस। हम्म नेक्स्ट। So carrying forward Nagaland's classical music legacy of unifying people with tunes. हम्म then who owns the conservation narrative? दिखाया गया है कि विलेज का कैसे रोल होता है स्पीशीज को या किसी पर्टिकुलर लेक को भी प्रोटेक्ट करने में। और इम्पोर्टेंट कंजर्वेशनिस्ट जो लगातार काम करते रहते हैं इतना सालों से। हम्म तो इसमें बात करें सिटीजन साइंस रिपोर्ट की एस्पेक्ट दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे हम लोग कंजर्वेशन के अंदर में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का रोल होता है, पीपल बायोडाइवर्सिटी रिपोर्ट का बात होता है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का बात है इसमें, और कंजर्वेशनिस्ट जिनके पैशन है उनका बात होता है। फिर कुछ कुछ जगह पर पब्लिसिटी फोकस किया जाता है, लेकिन कुछ जगह पर ह्यूमन पर फोकस किया जाता है। और एक और चेंज जो हुआ है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कर्नाटका है, दे हैव गिवन दिस स्टेटस टू द ग्रेटर हिस्सर घट्टा कंजर्वेशन रिजर्व का, मतलब उसको स्टेटस दे दिया है। दिस इज इन कर्नाटका। हम्म नेक्स्ट ऐसी कुछ। रिगार्डिंग रतन टाटा। तो इसमें लिखा नो एफटीए ऑफ नोट। इफ यू इंसिस्ट ऑन इंक्लूजन ऑफ डेयरी सेक्टर। तो जो पीयूष गोयल है वो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स में आते हैं, वो सिमिलर बात कर रहे हैं जो आरसेप पे बात किए थे इंडिया ने, कि इंडिया विल नॉट इंक्लूड डेयरी सेक्टर इन आरसेप बिकॉज डेयरी सेक्टर इज लार्जली अनऑर्गेनाइज्ड, और वो कंपटीशन उनके अंदर में इसलिए कम है क्योंकि अ, हम लोग खटाल है मोस्टली। हम लोग एक तरह से कि सब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, सबको चाहते हैं कि उनका जो मिल्क प्रोडक्ट है वो बगल से आए, तो डिसेंट्रलाइज वे ऑफ है, और फिर वो डील नहीं कर सकते विथ लिटिल रेन्यूमरेशन। और ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव नहीं है अभी, तो हाँ, इसलिए इफ वी अलाउ तो इट विल हैम्पर देयर डोमेस्टिक ग्रोथ। हम्म, चीपर ऑल्टरनेटिव्स आ सकते हैं मार्केट में, तो उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो सकती है। हम्म। हम्म एनटीपीसी may award 13.6 gigawatts of thermal capacity by financial year 27। थर्मल कैपेसिटी क्यों बढ़ा है यार? थर्मल मतलब कोल, जबकि हम लोग हम्म बात करें जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। हाँ, ये कल भी बात की थी ना कि थोड़े टाइम के लिए जो शेयर वही ऑफ तो, थर्मल हाँ। एनर्जी वो इंक्रीज होगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास वही ऑल्टरनेटिव्स है उसमें अभी इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि वी कैन डायरेक्टली शिफ्ट ऑन टू दैट। तो रोल ऑफ एनटीपीसी बिकम्स इम्पोर्टेंट। सो इसीलिए जैसे ग्रीन कोल की हम बात कर रहे हैं, जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं माइनिंग सेक्टर में भी, कैप्टिव कोल माइंस जो है उनकी उनको और ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस दी जा रही है। सो दे विल ऑल्सो प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू द मेन ग्रिड। तो हम्म एनटीपीसी होली ओन्ड सब्सिडरी है गवर्नमेंट की। एंड एनजीईएल है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, एम्स टू एड 3 gigawatts of green capacity by the end of current fiscal year। सो ग्रेजुअली वो भी अपना रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंक्रीज कर ही रहे हैं, बट ईएसजी नॉर्म्स जैसे यहाँ लिखा ही हुआ है, ग्रीन एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी, ईएसजी, इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस कंसिडरेशंस। हम्म
एंड लीडिंग स्टेट्स इसमें महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु। हम्म देन लापता लेडीज। इसको वुमेन लेबर फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इंडिया में लाइक कंट्री नीड्स 400 मिलियन स्ट्रॉन्ग वुमेन वर्कफोर्स बाय 2047, बट प्रोजेक्टेड कितना है, विल बी हैविंग 255 मिलियन। तो इसीलिए उनको जो गैप है उसको बोला जा रहा है लापता लेडीज टू हिट $30 ट्रिलियन GDP प्लान। So contribution of women is going to play a very essential and significant role in again India achieving the status of even developed country, और even जहाँ पे जो sectors में we are seeing saturation also, so उसको भी आगे और push करने के लिए role of women is important. So in that context also their role is going to play integral contribution. Rural and urban women. So जैसे rural में we are talking about like feminization of agriculture is happening, so usko और formalize करना, because women में we see the challenges, they are not able to get formal credit, limited job opportunities, unstable work environment, so it reduces their workforce participation. And in urban women they face the challenge of job skill mismatch and wage disparities, जो gender discrimination की बात करते हैं, तो glass ceiling is another challenge. So gender inclusive policy, so gender based budgeting की भी इंडिया में बात करते हैं कि we follow that model also. Financial literacy programs for women, improved market access for women entrepreneurs. So in like stand up India जो है increasing the role of women in particularly entrepreneurs, women entrepreneurs. So we need to double the women labor force participation 47. तो रूरल वुमेन के लिए इकोलॉजिकली एम्बेडेड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम मॉडल होना चाहिए, एंड अर्बन वुमेन के लिए यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि प्रोफेशनल रेडीनेस होनी चाहिए, ग्रोथ एंड रेजिलियंस, प्रोग्रेस। साथ में है मुद्रा लोन की लिमिट डबल कर दिया टू 20 लाख रुपीस, तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट. क्रेडिट एंड गारंटी फॉर बेसिकली स्मॉल माइक्रो. बिजनेसेस उनके फॉर्मलाइजेशन में हेल्प करेगा। देन इंडस्ट्री 5.0, वही 5.0 ह्यूमन और ह्यूमंस एंड एआई को मशीन। इंक्लूड कर, कोलैबोरेशन बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन, बट ह्यूमन एंड कैसे मशीन का इम्प्रूव तो कर सकते हैं। कोलैबोरेशन हो रहा है, बट ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए इनोवेशन, वो जरूरी है। एथिकल होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, फेयर एंड जस्ट होना चाहिए. सो कौन से सेक्टर्स में ज्यादा ग्रोथ देख सकते हैं? केमिकल्स, सीमेंट एंड टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग सेक्टर्स. सो रेवेन्यू एक्सपेंशन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ को अचीव करने की हम बात करते हैं. चैलेंजेस इसमें जो जिन पे फोकस किया जाएगा वो साइबर सिक्योरिटी. ये तो ऐसी सीजीआई, लोक कोई सत्ता, रुक सकता है। टुवर्ड्स फिफ्थ वर्ल्ड ऑर्डर। क्या चैलेंजेस हैं ट्रांजिशन करने में, एंड क्या इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स? तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस की रिलेटिवली यहाँ पे बात हो रही है, एंड कैसे रिफ्लेक्ट करता है उनका गवर्नेंस, कैसे रिफॉर्म होना चाहिए विद द शिफ्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक। 191 एक सेकंड। 3 साल के अंदर में बोल सकते हैं कि $191 बिलियन इसको किए हैं एक तरह से। अलग अलग चैलेंजेस है, फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड बैंक इज इवन लेस एडिक्वेट रिसोर्सेज टू फॉर द एडेड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिफरेंसेस है, इससे बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर बाकी जगह में रिफॉर्म आना चाहिए, जिसको बोलते हैं ब्रेटन वुड्स 2.0। लेकिन जो दिक्कत है, क्योंकि ऑलरेडी वेस्टर्न बायस है, यूरोसेंट्रिज्म है इसके अंदर में, तो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन also need to support climate developing country
क्लाइमेट मिटिगेशन एडेप्टेशन नीड्स, उससे इम्पैक्ट होगा। वर्ल्ड बैंक 40% ऑफ लेंडिंग जो है टू क्लाइमेट है अभी। ये की फैक्ट हो गया। हम्म। और जैसे लिखा भी है कि दे नीड टू वर्क अपॉन अ कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेट ट्रीटमेंट्स, सो दैट विल वर्क बेटर, विल और रिक्वायर इशू क्या है क्लोज, क्योंकि ग्लोबल डेट इंक्रीज हो रही है। इसमें? एक तो है पहले, हाँ, 4-5 इशू है। पहले बात है फंड सर्वेलेंस कैसे किया जाए? आप जो पैसा दे रहे हो, क्या वो एडिक्वली यूज हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में पैसा दे रहे हो, लेकिन वापस से फिर से पैसा मांगा जा रहा है, फिर से फंड मांगा जा रहा है। तो फंड सर्विलेंस इज इम्पोर्टेंट। सेकंड, कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर इंक्लूसिविटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर में शेयर होल्डिंग राइट्स है, 59% वोटिंग शेयर, ओनली 13% पॉपुलेशन के पास है। इंडिया और चाइना दोनों कितने बड़े कंट्री, इन्फ्लुएंशियल कंपनी कंट्रीज इकोनॉमी है, दोनों को मिलाकर 9% है मात्र। तो ये दिखाता है देर इज नीड फॉर द शिफ्ट। तो दो हो गया। तीसरा है क्लाइमेट एस्पेक्ट और बाकी जगह में इसका रोल बढ़ना चाहिए, 3 हो गया इसमें। फिर इनएडिक्वेट गवर्नेंस, लेगेसी इशू है, डेट सर्विसेज इशू है, नीचे आएगा। और ये भी लिखा है कि G7 जो एक तरीके से स्टोरिंग कमेटी है, जो डिसीजन ड्रिवन है, वो वहां से वो G7 सेंट्रिक है। बट अभी जब हम बात करते हैं रोल ऑफ ग्लोबल साउथ या फिर ग्लोबल ग्लोबल कॉपरेशन, डेवलपिंग कंट्रीज का रोल भी सिग्निफिकेंट है। तो इट इज स्टेटिंग कि वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स G20। तो जो G20 का इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, इकोनॉमिक कॉपरेशन हो या रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हो। अब तो इससे बात हुआ कि एक और है इसमें ऊपर वाला भी, कि जो लैक ऑफ फेयरनेस है रिगार्डिंग टू पुअर कंट्रीज, कि आप जब बोलते हैं कि ये सब कंडीशन फुलफिल करो तो उससे एक बर्डन क्रिएट होता है। तो सोशल कॉस्ट क्या होगा, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगा, उस पर भी एक काम करना चाहिए। द प्रिवेंटिव मेजर्स गवर्नमेंट नीड्स टू एस्टैब्लिश फॉर इक्विटेबल ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। फिर G7 का बात कर लिए। फिर बात होती है कैसे मैसिव रिफॉर्म चाहिए, रिविजन चाहिए रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। कैसे अलग अलग एरियाज में हुआ था। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट 1814 में बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज आफ्टर नेपोलियन डिफीट। पोस्ट 1918 में वर्सलीज आया और 5 डायनेस्टिक पावर एम्पायर कोलैप्स। पोस्ट 1945 में डिफीट ऑफ इटली, जर्मनी और जापान के बाद फिर एक नया सिस्टम है, इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो अभी बात हो रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर, फिफ्थ वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं, कोविड में या फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो गया बाकी जगह में भी। तो इसलिए वी नीड सर्टेन काइंड ऑफ सोल्यूशन। तो अच्छा था, इसमें इसमें 5-6 एस्पेक्ट था जो एक क्रिटिसिज्म है पूरा ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का। दी अनअफोर्डेबल गैप। सो जो हेल्थ हम्म केयर सेक्टर है उसकी अफोर्डेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पे, बिटवीन यूएस एंड चाइना। तो इसमें लिखा है कि वेरी बिग प्रॉब्लम है कि हम्म अफोर्डेबल हेल्थ। वहाँ पर एक, फॉर एग्जांपल, कुछ भी सर्जरी होता है ना, छोटा छोटा सर्जरी, $1 लाख, $2 लाख बिल लगता है। हम्म अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है ना, तो आप गए, सिंपल सा बात है। तो एक इशू होता है यहाँ पर। हाउस होल्ड हेल्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज 582 से बढ़ करके, इट हैज इंक्रीज बाई $582। और चाइना के पास में भी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर वो बढ़ा है, शेयर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी बढ़ा है। तो प्रॉब्लम होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट लो है, 5 ही है 2023 में। चाइना का 206 था, चाइना का 462 था, अभी 82 है, तो कम है। मतलब बोलना चाह रहे कि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर ये बिग प्रॉब्लम है, तो इस पर भी बात होना चाहिए। यूएस और चाइना के बीच में कंपेयर होना चाहिए, यूएस में जो पॉलिटिक्स है इस पर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे वहां पर भी यहाँ बात हो रही है। पे डेटा लिखा हुआ है कि लास्ट 20 ईयर्स में जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर है हाउस होल्ड लेवल पे पर कैपिटा, यूएसए में इंक्रीज हुआ है बाय अप्रोक्सीमेटली $600, चाइना में इंक्रीज हुआ बाय $268। तो उसके बाद भी इंक्रीज चाइना में कम हुआ है ऑफ दिस हेल्थ एक्सपेंडिचर या जो कॉस्ट है। बट चाइना में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा इंक्रीज हुई है एट बर्थ कंपेयर टू यूएस। तो यूएस का तो एक स्टैग्नेंट लेवल पे, और 2020 में तो इट हैज डिप्ड शार्पली। तो चाइना का नाउ इट इज क्लोज टू 70 ईयर्स ऑफ एज। यूएसए में स्टिल अभी 66 ईयर्स है, एंड इंडिया में भी 70 ईयर्स है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। हम्म
Next. Bond yields. And weak on high after debt supply. तो 10 year bond yield 6.8% दे रहा था कंपेयर टू प्रीवियस क्लोज ऑफ 6.82, तो बढ़ा है एक तरह से 3 बेसिस हम्म पॉइंट्स है। और ये इसको ऐसे भी असेस करते हैं कि अगर बॉन्ड यील्ड लॉन्ग टर्म की इंक्रीज हो रही है तो ये एक इंडिकेटर है कि अभी इतनी जल्दी रेट कट साइकिल भी स्टार्ट नहीं होने वाली, तो ये हम्म इसका भी तो इंडिकेटर है। अच्छा है ना एक तरह से, लॉन्ग टर्म में अगर बॉन्ड यील्ड इंक्रीज करा, अगर शॉर्ट टर्म का बढ़ रहा है बाहर का कम हो रहा है तो इसका मतलब कि हाँ, हाँ ठीक है, नॉर्मल रिवर्स। फंक्शनिंग वो तभी होती है जब लॉन्ग टर्म की यील्ड ज्यादा है कंपेयर टू द शॉर्ट टर्म, तो हम्म नॉर्मल कंडीशन है। हम्म Hmm. फिर ये बहुत PCI. इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्विक कॉमर्स का। जैसे हम लोग बात करते हैं अमेजन, बिग फोर, बाकी सब बड़ा कंटेक्स में, इंटरनेशनल कंटेक्स में, वैसे ही यहाँ बात हो रहा है क्विक कॉमर्स का विद इन इंडिया। कि आजकल फॉर एग्जांपल किसी को कुछ चाहिए, कोकोनट चाहिए या मसाला चाहिए, तो वो लोकल जो किराना स्टोर है उसको कॉल करके नहीं बुलाते हैं। एक ही चाहिए, सिर्फ 10-20 रुपया 40 रुपये का चाहिए, तो वो जाकर के ब्लिंकेट में ऑर्डर कर लेंगे। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि ब्लिंकेट में जो सामने में कोकोनट वाटर या फिर मसाला लिखा वो कौन से ब्रांड का है, या फिर ब्रांड का है तो कौन से कहाँ से आएगा वो। तो अगर उसमें अगर मैनिपुलेशन रहेगा, डिलिबरेशन रहेगा थोड़ा, तो हो सकता है ना कि एक तरह बायस क्रिएट हो। वही सेलर उसको मुनाफा परसेंटेज दे रहे हैं, उन्हीं का बायर ऊपर जा रहा है, उन्हीं का जा रहा है। तो एक क्वेश्चन उठता है, तो रेगुलेटरी एक्शन होना चाहिए अगेंस्ट द मोनोपोलिस्टिक स्ट्रेटेजी, लेबर लॉज वायलेशन। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है AICPDF, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन। ये अलग अलग किराना स्टोर हो गया, छोटे मोटे जो रिटेलर शॉप है, वो क्रिटिसाइज किए जेप्टो, स्विगी और बाकी सबको। बोले कि एक तरह से सीरियस कंसर्न है रिगार्डिंग अनचेक एक्सपेंशन ऑफ क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स। तो CCI का रोल कैसे आता है? तो कितना भी सरकार बोल दे कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, गवर्नमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है रेगुलेशन का है। तो आर्टिकल 1421 जिसमें बात होता है कि एक तरह का आर्बिट्री प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, हर पर इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सबके लिए, तो इवन इंडिविजुअल के लिए, बिजनेस और बाकी सबके लिए भी। तो एथिकल प्रैक्टिस फॉलो होना चाहिए, और कैसे जो स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज है, हर एक जो कि कोना कोना तक पहुंचता है, उसको भी ध्यान में रख के करना चाहिए। तो एक तरह से दे हैव टेकन सुओ मोटो एक्शन विथ रिगार्डिंग टू कंज्यूमर राइट्स वायलेशन बाय द ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स, जिसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट। तो बात। 3 मेजर कंसर्न यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट लिस्टिंग के लिए, लिस्टिंग ऑफ ओनली सर्टेन सेलर्स, तो आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, डीप पॉकेट तो डिस्टर्ब, हाँ। इन्फॉर्मेशन पब्लिक और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और हम्म थर्डली अलेज डीप डिस्काउंटिंग प्रैक्टिसेस, जो ई कॉमर्स में भी एक चैलेंज है, डीप डिस्काउंट्स। Hmm. The next is regarding critical mineral. क्या इंडिया इज प्लान? पुटिंग एन एम्बिशियस प्लान कि क्रिटिकल मिनरल को कैसे आप कर सकते हैं बाय बाइंग द स्टेक इन द कंपनी ओवरसीज। हम्म जैसे ग्राफ शो कर रहे हैं, क्या दिखा रहा है कि हम इंपोर्ट कितना करते हैं, कौन सा क्रिटिकल मिनरल, तो सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करते हैं कोबाल्ट है। कोबाल्ट, कोबाल्ट है, उसके बाद ग्राफाइट हो गया, ग्रेफाइट, लिथियम हो फिर गया, बाकी लिथियम। सब तो स्पेसिफिक कंट्री है हाईटेक ना, इंडस्ट्रीज। कोई कंट्री पर डिपेंडेंट ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटीना, तो लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट भी है, और साथ ही साथ दे हैव टू लेवरेज ट्रेड कनेक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड रिगार्डिंग क्रिप्टो। तो इसमें एक काबिल का रोल आता है, नाल्को का रोल है इसमें, जॉइंट वेंचर नाल्को HCL काबिल हो गया, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड है, MECL। कंट्री स्पेसिफिक फंड है कि भाई वो कंट्री के अंदर में इतना फंड यूज करेंगे, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो वहाँ कंपनी जो है इंपॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल के अंदर में, उसमें स्टेक बाय कर सकते हैं। तो एक एस्पेक्ट ये हो गया। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका कहाँ है, हाई टेक इंडस्ट्रीज जैसे ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका यूज और डिमांड है। सो सबसे ज्यादा अगेन डोमिनेशन चाइना का ही है इन द ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन, एंड इवन दे आर यूजिंग, अभी जो उनके पास सप्लाई, दे आर नॉट यूजिंग दैट, दे आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट मोर ऑफ इट, ताकि उनकी जो मोनोपोली पावर है वो और इंक्रीज हो जाए। जो एक ओवरसीज तरीके से माइंस स्टॉक में पाइल कर रहे हैं का उसको। स्टेक, हाँ सबसे ज्यादा चाइना का ही स्टेक है। हम्म हम्म। तो लिथियम कोबाल्ट।
graphite. So that is all for today. Thank you so much everyone for joining Ansarkari.